साहित्य जगत के सभी दोस्तों को डॉक्टर राजीव का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत ही प्रचलित रचना है, बहुत ही विख्यात रचना है, पूस की रात। ये पूस की रात मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। रचना से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी नए हों हमारे इस चैनल पर, हमारे नए दोस्त हों, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साहित्य की लगभग हर एक विधा मैं इस चैनल पर रखता हूँ। हिंदी और मैथिली दोनों साहित्य का लगभग मैं हर विधा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मैं परोसता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस रचना को आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप इस रचना को सुनें, देखें ये रचना कैसी है। अब वैसे ये रचना बहुत ही विख्यात रचना है। तो लीजिए ये रचना, पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, जो लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये है, तो दे दोगे तो कमल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, बिना कंबल के हार में रात वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। यहाँ सहना जो है एक कह सकते हैं कि एक साहूकार है जो रुपये का लेन देन करता है, और हल्कू एक गरीब किसान है। इन दोनों के बीच की ये कहानी है, और मुन्नी हल्कू की पत्नी है। तो वही सब वार्ता चल रहा है दोनों के बीच। मगर सहना मानेगा नहीं, धुरकियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जारो मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ते हुए बोले, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही में नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म ही हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुनि ने तरफ कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे दूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से ये धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपने हृदय निकाल कर देने जा रहे हो। उसने मजूरी के एक एक पैसा काट कर 3 रुपया कंबल के लिए जमा किया था। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। गरीबी की वर्णन है। गरीबी बेबसी आदमी को कुछ भी करा देता है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। सभी जानते हैं पूस की रात जो होती है वो काफ़ी दिन भी बहुत ठंड भरा होता है, तो रात तो होती ही है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जरा लगता है? कहता तो था कि घर में पुआल पर लेटा रहा, तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे आगे चला आया, अब रो नानी के नाम को। जबड़ा ने परे परे दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तार लिया कि स्वामी
को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी फीट सालाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। यहाँ श्रोताओं, राण कहा गया है पछुआ हवा को। पछुआ हवा जो पूस महीने की होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडक से भरा होता है, इसीलिए इन्होंने राण कहा है। ये राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जारा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जो जारे का गुजर भी हो जाए। तकदीर भी की भी खूबी है, मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। यही है हमारे भारतवर्ष की किंवदंतियाँ। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जरा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। जबरा कुत्ता जो है वो उनका अपना पेट एनिमल था, पालतू था, तो उनके आंखों की ओर देखा। हल्कू आज और जरा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जारा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उनकी घुटनियों पर रख दिए और मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि अब कुछ भी हो सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट पर। जारा किसी पिशाच की बात उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरे को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रतिघृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले नहीं कभी लगाया। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं तो इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंकों की तुच्छ को समझती थी, वह झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी वह आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत की हवा में धधकना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। कभी अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कभी सवेरा होगा। अभी पहर भर और रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर की खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिया और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबड़ा भी उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे से पत्तियां बटोर कर तापें, ठंडे हो जाओगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत बाकी है। जबड़ा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों के ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है क्या? जबड़ा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। वह उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा।
जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया, हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, हैं, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो वह अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जो जी आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा सकता था। उसने जबड़ा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जबड़ा ने कूं कूं करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले तो यह उपाय नहीं सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा जाओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। जब्बर ने अपनी उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैर में जरा लपट लगी, पर कोई बात नहीं। जबड़ा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर जाओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। यानी वो समय पास कर रहा था हल्कू। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। रात में राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत की तरफ आ गया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चल रही है। उसके चावने की आवाज़ चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता था। आलस आ गया था हल्कू को। नोच ही डालो, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई भी नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता हुआ उसके पास ना आया। फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। ये है यहाँ के किसानों की बदहाली, ये है यहाँ की किसानों की दुर्दशा, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कलम से कलमबद्ध किया है। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबड़ा भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालता था। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक सा झोंका लगा। फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबड़ा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें खेत पर सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ लिया था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर वह सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डाढ़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मरैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो उसके शरीर में। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न होकर कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।
तो श्रोताओं, ये आपके सामने मैं आप लोगों के समक्ष ये एक मुंशी प्रेमचंद जी का कालजयी रचना पूस की रात मैंने रखा। ये वास्तविक दशा है हमारे देश की किसानों की। जो किसान अन्नदाता हैं, जो किसान हम लोगों को खिलाते हैं, उन किसानों की यही स्थिति है। चाहे पूस की रात हो, चाहे माघ की रात हो, जो भी कैसी भी विषम परिस्थिति हो, उन्हें अपने खेत की रखवाली करनी ही पड़ती है। फिर भी उनकी दशा सुधर नहीं रही है। हम किसे दोष दें। तो ये रचना आप लोगों को कैसा लगा, अपने प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई नए हों, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र मंडली में इसे शेयर भी करें। जाते जाते सिर्फ अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, आप जहाँ कहीं भी रहते हो स्वस्थ रहें, निरोग रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। शुभकामनाओं के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।